नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिवादन करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, चलिए समाजशास्त्र के वीडियो सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में, है ना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका जो व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत स्थिति एवं भूमिका के बारे में। ये जो स्थिति इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, इसको समाजशास्त्र में परस्थिति कहा जाता है। ओके, तो हमें देखना है परस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल के बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों, पढ़ने से पहले इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। वर्ष 2019 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2020 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, वर्ष 2019 में यहाँ से 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 30 शब्द में। और वर्ष 2020 में यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 30 शब्द में। 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न परिस्थिति के प्रकार से था, है ना। परिस्थिति के प्रकार को लिखिए, ऐसा पूछा था। और उसके बाद वर्ष 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था, अर्जित स्थिति से आप क्या समझते हैं। अर्जित स्थिति से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये जो पूछा गया है अर्जित स्थिति से आप क्या समझते हैं, ये भी परिस्थिति के प्रकार का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी परिस्थिति के प्रकार से ही क्वेश्चन उठाया गया है। तो हम आगे देखेंगे परिस्थिति कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, उनके आधार क्या है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ से 2 प्रश्न पूछा है। और ये जो हमने पिछले जो वीडियो में पढ़े थे हमने जनरीति एवं लोकाचार के बारे में, तो ठीक उसी प्रकार ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जनरीति एवं लोकाचार, वहाँ से एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ ये जो टॉपिक है आपका परिस्थिति एवं भूमिका, यहाँ से भी उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है समाजशास्त्र में। ओके, तो चलिए दोस्तों, परिस्थिति एवं भूमिका है क्या, हम देखते हैं। चलिए, विषय में प्रवेश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे, कितने वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के हिसाब से ही तैयारी करना है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न बन सकता है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में, लेकिन आज हम भूमिका के बारे में नहीं पढ़ेंगे। भूमिका के बारे में सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि परिस्थिति है तो भूमिका है, यानी कि दोनों परस्पर पूरक हैं, है ना। तो मैं उसको बस आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, हम भूमिका टॉपिक में नहीं जाएंगे। आज हम परिस्थिति को अच्छे से समझेंगे, है ना। देखिए, ये जो परिस्थिति है, सबसे पहला प्रश्न आपसे बन सकता है कि परिस्थिति क्या है, या परिस्थिति की अवधारणा बताइए, है ना। स्टेटस के बारे में पूछा जा सकता है। 30 वर्ड के आसपास हमें इसे तैयारी रखना है ना। और उसके बाद आपसे बन सकता है प्रश्न कि परिस्थिति के प्रकार बताइए। ये जो परिस्थिति के प्रकार है, इसके 2 प्रकार हैं। एक है आपका प्रदत्त परिस्थिति, और दूसरा है आपका अर्जित परिस्थिति। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आपको 60 वर्ड में तैयारी रखना है, इसको आपको 30 वर्ड में रखना है, इसको आपको 30 वर्ड में रखना है। ओके, फिर उसके बाद आपको तैयारी रखना है, ये जो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति है, इन दोनों के मध्य अंतर करना है आपको 60 वर्ड में। और दोस्तों, परिस्थिति और भूमिका, है ना, स्टेटस एंड रोल, तो इसी टॉपिक में एक चीज़ और पढ़ा जाता है, परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, हम इस चीज़ को बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्व। देखिए, इसे हम लगभग 60 वर्ड में कवर करेंगे। हालांकि पूछने का चांस बहुत कम है इन तीनों की अपेक्षा, लेकिन इसे भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो परिस्थिति एवं भूमिका जो टॉपिक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, परिस्थिति को पढ़ने से पहले हम व्यवहारिक तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि परिस्थिति क्या है। देखिए, समाज या समुदाय में, है ना, समाज या समूह में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई पद में अवश्य होता है ना। प्रत्येक जो व्यक्ति है कोई ना कोई पद में अवश्य होता है, और उनका पद जो है, उनका पद का जो दर्जा है, ऊंचा भी हो सकता है और नीचा भी हो सकता है। ओके, तो एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण कर सकता है, तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा क्या हो सकता है, नीचा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि जो पद है, अगर पद की बात करूं तो मंत्री का पद है, तो मंत्री का पद राजनीतिक क्षेत्र में इनका दर्जा तो ऊंचा होगा, लेकिन वहीं दूसरे क्षेत्र में इनका जो दर्जा है वो नीचा होगा। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री का पद ऊंचा होगा, लेकिन वहीं हम खिलाड़ी जगत की बात करें, खेल जगत की बात करें, तो खिलाड़ी ना होने पर क्रीड़ा जगत में उनका जो हैसियत क्या होगा, उनका हैसियत नीचा होगा। तो वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल से बात करें कि संयुक्त परिवार में दादाजी मुखिया हैं, है ना, संयुक्त परिवार में दादाजी मुखिया हैं, तो मुखिया होने के नाते उन्हें उनका जो हैसियत है वो ज़्यादा है, उन्हें काफ़ी मान सम्मान मिलता है, उनका जो स्टेटस है मुखिया होने के नाते उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है। ओके, तो वहीं अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्र में, वो किसी ऑफिस के चपरासी हैं, मान लो किसी ऑफिस के चपरासी हैं, तो अन्य अधिकारियों एवं क्लर्क की तुलना में उनका हैसियत क्या होगा, उनका हैसियत नीचे होगा, है ना। तो इस प्रकार समाज में कोई ना कोई पद से जुड़ा हुआ अवश्य होता है व्यक्ति। तो समाजशास्त्री भाषा में इसी को क्या कहा जाता है, इसी को परिस्थिति कहा जाता है। ओके,
और दोस्तों ये जो परिस्थिति है, परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप, परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज के द्वारा आशा की जाती है उसे ही भूमिका कहा जाता है। यानी कि परिस्थिति, कोई व्यक्ति अगर कोई स्टेटस धारण करता है तो समाज उससे जिस प्रकार की उम्मीद करेगी, जिस प्रकार की अपेक्षा करेगी, है ना, तो उनके द्वारा ऐसे कार्यों की अपेक्षा की जाएगी, उसे ही भूमिका कहा जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं शिक्षक के बारे में। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक स्टेटस है, एक परिस्थिति है ना। और इनका समाज क्या उम्मीद करता है, क्या अपेक्षा करता है कि बच्चों को शिक्षा दे, बच्चों को पढ़ाए, है ना। तो पढ़ाना क्या है? पढ़ाना शिक्षक की भूमिका है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों परिस्थिति के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और ये जो परिस्थिति है दोस्तों, परिस्थिति के दो प्रकार हैं, दो प्रकार या आधार कह सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है प्रदत्त परिस्थिति, और दूसरा जो प्रकार है वो आपका अर्जित परिस्थिति। जो प्रदत्त परिस्थिति है वो व्यक्ति को उनके परंपरा, उनके संस्कृति, है ना, और उनके प्रथाओं से इन्हें प्राप्त होती है या उनके परिवार से प्राप्त होती है। इनके भी कई सारे आधार हैं, हम आधार को भी आगे देखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका अर्जित परिस्थिति। जो अर्जित परिस्थिति है दोस्तों, यानी कि अर्जित यानी कि अर्न करना होता है ना। तो अर्न करना कहने का मतलब गुणों के आधार पर, या आपका गुणों या उनके क्या कहना है क्षमता के आधार पर, है ना, योग्यता के आधार पर किसी चीज़ को अर्न करते हैं तो अर्जित परिस्थिति में शामिल होगा। और प्रदत्त परिस्थिति जो है इसमें गुणों और योग्यता का कोई महत्व नहीं होता है। और ये जो प्रदत्त परिस्थिति है ये प्राचीन समाज में ज़्यादा विद्यमान था, और ये जो अर्जित परिस्थिति है आधुनिक समाज में ज़्यादा प्रचलित है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए हम एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर उसके आधार पे हम की पॉइंट निकालना शुरू करेंगे और हम अपना आंसर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला लाइन लिखा है, परिस्थिति व्यक्ति का समाज में पद का सूचक है। यह पद व्यक्ति को या तो स्वतः मिलता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर समाज में अर्जित करता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव दूसरे व्यक्ति की तुलना में ही होती है, जैसे शिक्षक, छात्र, डॉक्टर, नर्स आदि। ओके, देखिए इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें नीचे दिया हुआ है परिस्थिति के दो प्रकार हैं, पहला जो है आपका प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा जो है अर्जित परिस्थिति। ओके, तो देखिएगा इसमें आपको की पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है। 30 वर्ड में आपको लिखना है, तो आपको की पॉइंट आपके दिमाग में होना अति आवश्यक है। सबसे पहला लाइन जो दिया हुआ है इसमें पद का सूचक है, परिस्थिति पद का सूचक है। यह व्यक्ति को या तो स्वतः मिलता है, यानी कि प्रदत्त तरीके से मिलता है, स्वतः मिलता है, या फिर व्यक्ति अपने गुणों या योग्यता के आधार पर समाज में अर्जित करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को परिस्थिति सदैव दूसरे की तुलना में ही होती है, जैसे शिक्षक, छात्र, डॉक्टर, नर्स इत्यादि, ऐसे दिया हुआ है। मान लो आपको परिस्थिति के बारे में 30 वर्ड में लिखना है, 30 वर्ड में, तो यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है सब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बिल्कुल भी अनावश्यक लाइन नहीं है। आप यहाँ से प्रत्येक लाइन को इसमें लिख सकते हैं। ओके, लेकिन आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यह पद व्यक्ति को या तो स्वतः मिलता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर समाज में अर्जित करता है। देखिए आप अलग से सामाजिक परिस्थिति के प्रकार को मत लिखिएगा इसमें 30 वर्ड में, आप डायरेक्ट इसमें शामिल कर दीजिएगा कि यह पद व्यक्ति को प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत स्वतः मिलता है, ऐसा लिख दीजिएगा, या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर समाज में अर्जित करता है। इसमें अर्जित शब्द दिया हुआ है तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, इसमें रिपीट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको कभी 30 वर्ड में अगर पूछता है तो। और एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव दूसरे की तुलना में ही होती है, जैसे शिक्षक, छात्र, डॉक्टर, नर्स। तो ये जो लाइन है इसका कहने का आशय है कि छात्र हैं तभी शिक्षक हैं, नर्स हैं तभी डॉक्टर हैं, है ना। तो जो शिक्षक का परिस्थिति है वो छात्र के संदर्भ में है, डॉक्टर का जो परिस्थिति है वो नर्स के संदर्भ में है। अगर मैं बात करूं पिता का जो परिस्थिति है वो पुत्र के संदर्भ में है। तो इसे आप लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, इसमें जो दिया हुआ है, जैसे उदाहरण शिक्षक, छात्र, डॉक्टर, नर्स, पिता, पुत्र। ओके, तो आपका 30 वर्ड में क्लियर हो जाएगा दोस्तों इतना। देखिए सबसे पहला तो आपका इसमें लिखना है कि पद का सूचक है, फिर इसमें प्रदत्त और अर्जित वाली बात आएगी अभी जो इसमें हमने देखा, फिर उसका तुलना करेंगे कि दूसरे की हमेशा दूसरे व्यक्ति की तुलना में ही होती है, फिर आपको उसका उदाहरण देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका 30 वर्ड में ये चीज़ कवर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद भी आपके पास स्पेस बचता है या 60 वर्ड में रहता है, आपके पास 1-2 लाइन और लिखने के लिए जगह है, तो आप एक चीज़ को लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति, क्या बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति जो है समाज में कई प्रकार के, है ना, समाज में विभिन्न प्रकार के या कई प्रकार के परिस्थिति धारण करता है। ओके, लेकिन उसे एक प्रमुख परिस्थिति के अंतर्गत ही जाना जाता है समाज में। इस लाइन को लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति समाज में कई प्रकार के परिस्थितियां धारण करता है, लेकिन उसे किसी एक प्रमुख परिस्थिति के अंतर्गत ही जाना जाता है। क्लियर?
जैसे कि मैं अगर बात करूँ, कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है और वो क्या है, वो टीचर हैं, है ना। कोई व्यक्ति है, वो टीचर हैं और टीचर होने के अलावा वो किसी के पति भी हैं, ओके, किसी के पिता भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं। तो इस तरीके से वो कई प्रकार की परिस्थितियाँ धारण करेगा, ओके। लेकिन वो टीचर है तो उनके व्यवसाय, हो सकता है कि उनके व्यवसाय के आधार पे उनको प्रमुख रूप से समाज में टीचर के तौर पे जाना जाएगा। तो इसमें वही चीज़ को कहा गया है कि वह एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो इस लाइन को लिख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस रहता है तो दोस्तों इतने में मुझे नहीं लगता कि आपको 30 वर्ड में प्रेम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक परिस्थिति के प्रकार, ओके। दोस्तों ये जो सामाजिक परिस्थिति है इसको 1936 में राल्फ लिटन के द्वारा वर्गीकृत किया गया था 2 भागों में। पहला है आपका प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा है आपका अर्जित परिस्थिति, ओके। इनका नाम याद ना रखेंगे तो भी चलेगा, सन याद ना रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कभी आपके पास पर्याप्त जगह रहेगा तो इनके द्वारा वर्गीकृत किया गया था 1936 में। ये वाला वन लाइनर फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो बाकी लोगों से आपका आंसर थोड़ा अलग दिखेगा, ओके। तो चलिए दोस्तों परिस्थिति के प्रकार को देखते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रदत्त परिस्थिति। देखिए यहाँ से हमने 60 वर्ड में तैयार रखने की बात की थी, तो जो प्रदत्त परिस्थिति है उसको 30 वर्ड में तैयारी रखना है, और जो आपका अर्जित परिस्थिति है उसको 30 वर्ड में तैयारी रखना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है लगभग 30 वर्ड आपका कंप्लीट है। आप इतने चीज़ों को अच्छे से ध्यान में बैठाइएगा। प्रदत्त यानी कि समाज के द्वारा, समाज में जो प्रचलित संस्कृति है, प्रथा है, परंपरा है, तो वहाँ से इंसान को जो प्राप्त होता है, इंसान को जो प्रदान की जाती है, जो स्टेटस प्रदान की जाती है, उसी से आशय है, ओके। इसमें योग्यता और गुण और क्षमता का कोई भी स्थान नहीं रहता है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना उसको स्वतः ही प्राप्त होती है। गुणों पर ध्यान दिए बिना उसको स्वतः ही प्राप्त होती है। आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम समाजों में प्रदत्त परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती हैं। देखिए आधुनिक समाज में क्या है, आधुनिक समाज में आपका योग्यता, गुण, क्षमता, इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन आदिम समाज में इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता था, प्रदत्त परिस्थिति ज़्यादा पाई जाती थी। वही लाइन इसमें कहा गया है। फिर उसके बाद इसमें ये जो है आपका यहाँ जैसे करके यहाँ जो जितने शब्द दिए हुए हैं सब इम्पोर्टेंट है। आप जब प्रदत्त परिस्थिति के आधार को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, जाति एवं प्रजाति, ये सब मिलेगा। तो कभी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर डीप गया क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रदत्त परिस्थिति के आधार को बताइए, तो प्रदत्त परिस्थिति के आधार में यही सब आएंगे, लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, जाति एवं प्रजाति, ओके। देखिए इसमें जो कहा है प्रदत्त परिस्थिति में लिंग भेद, है ना, जो लिंग भेद से आशय है दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है तो हमें पता नहीं रहता है कि मेल है या फीमेल है ना, उनका जो जेंडर है वो हमें पता नहीं रहता है, मेल है या फीमेल है। अगर मेल हुआ तो समाज के द्वारा उसे साहस, वीरता, शौर्य, तर्क का प्रतीक माना जाता है। अगर फीमेल हुई तो उसे स्त्रियों की जो परिस्थिति है पुरुषों से हमेशा नीचे आंका जाता है। हमारे भारतीय समाज में अगर देखेंगे तो शिक्षा, व्यवसाय उन्हें जितना मिलना चाहिए, शिक्षा एवं व्यवसाय में उनका अधिकार जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो हम इसमें जो दिया हुआ है लिंग भेद के आधार पे भी परिस्थिति का निर्धारण होता है, और इसका जो निर्धारण हो रहा है उसका तरीका क्या है, उसका तरीका प्रदत्त है ना, मतलब उसको स्वतः मिल रहा है उसमें से, ओके। फिर हम आयु भेद को स्पष्ट करते हैं, है ना। फिर हम आयु भेद को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है ना, और एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना आवश्यक माना जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे बड़े भाई एवं छोटे भाई में अगर कोई भेद है या अंतर है तो किस पर आधारित है, आयु पर आधारित है। तो उस आधार पे भी जो स्टेटस है उसका निर्धारण होता है, और उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति प्रदत्त है, ओके। फिर अब हम नेक्स्ट निर्धारण का आधार देखते हैं नातेदारी का। नातेदारी का जो निर्धारण का आधार है हम इसे रक्त संबंध से समझ सकते हैं, ओके। जैसे भाई बहन का होना, ठीक, और माता पिता का चयन जो है उसे हम नहीं कर सकते, व्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये स्वतः प्रदान होती है कि आप किसके पुत्र हैं, है ना, और आपके माता पिता कौन है, अब ये रक्त संबंध के आधार पर स्वतः निर्धारित होती है। तो ये भी प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आता है, ओके। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे ये सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। कोई व्यक्ति शाही घराने में या फिर उच्च जाति में जन्म लेता है तो निम्न जाति की अपेक्षा या निम्न परिवार की अपेक्षा जो शाही घराने में जो जन्म लिया उनकी जो परिस्थिति है वो उच्च होती है। तो इस तरीके से भी
जो परिस्थिति है उसका निर्धारण होता है, और निर्धारण का आधार इसका जो है आपका जो जन्म जो निर्धारण का आधार है, ये भी इसका जो तरीका क्या है, इसका भी तरीका प्रदत्त परिस्थिति है। ओके, फिर इसमें नेक्स्ट आधार लिखा हुआ है दोस्तों जाति एवं प्रजाति। तो भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण करने का प्रमुख आधार के रूप में देखा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रदत्त परिस्थिति अच्छे से समझ आया होगा। 30 वर्ड में अगर आपसे पूछता है तो आप इतनी चीज़ों को लिखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिया हुआ है, अनावश्यक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, जैसा दिया हुआ है वैसे ही छाप दीजिएगा इसको। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अर्जित परिस्थिति का। जो अर्जित परिस्थिति है उसको व्यक्ति के द्वारा अर्न किया जाता है। व्यक्ति इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा या फिर उनके गुण, योग्यता या क्षमता के आधार पर किसी स्टेटस को अचीव करते हैं, तो ये अर्जित परिस्थिति कहलाती है। आइए इसे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है अर्जित परिस्थिति के बारे में। एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है। ओके, अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। यह संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, राजनीति, सत्ता, उपलब्धियों आदि पर आधारित होती है। जो अर्जित परिस्थितियाँ दोस्तों निर्धारण करने का आधार ये सब चीज़ें हैं इसमें, संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, राजनीतिक, सत्ता, उपलब्धियाँ आदि। ओके, तो चलिए दोस्तों अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार की बात करते हैं। सबसे पहला जो है आपका संपत्ति। ये जो संपत्ति है, किसी व्यक्ति के पास धन दौलत ज़्यादा है, भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो उन्हें समाज उनका जो है समाज में स्थिति जो है, उनका समाज में दर्जा है वो ऊँचा रहता है। तो ये भी निर्धारण का आधार है, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें व्यवसाय दिया है। तो हम अगर बात करें IAS की और डॉक्टर की, इंजीनियर की, कृषक की, तो इनका जो स्टेटस है तो उसी आधार पे समाज में उनका महत्व रहता है। ओके, तो व्यवसाय भी काफ़ी रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा की। देखिए शिक्षा में जो शिक्षित वर्ग हैं और अशिक्षित वर्ग हैं, है ना, जो शिक्षित वर्ग हैं उनको समाज में काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनका जो दर्जा है समाज में ऊंचा रहता है। जो अशिक्षित वर्ग है उनका जो समाज में क्या है, उनका दर्जा नीचा रहता है। तो ये भी स्टेटस को निर्धारण करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं विवाह, है ना। विवाह, इसमें ये क्या है, विवाह से किसी के पति बन सकते हैं और कोई किसी की पत्नी बन सकती है, माता पिता बन सकते हैं क्या, और किसी के जीजा बन सकते हैं, बहू बन सकते हैं, भाभी बन सकते हैं। तो विवाह जो है ये भी स्टेटस को निर्धारण करने में, जो अर्जित स्टेटस है ना, जो अर्जित परिस्थितियाँ हैं उसको निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता से स्पष्ट है कि जो शासक एवं शासित है उसमें भेद करने से है। जो शासक वर्ग हैं उनका जो समाज में जो दर्जा है ऊंचा रहेगा, जो शासित वर्ग है उनका समाज में दर्जा जो है थोड़ा नीचा रहेगा। और उपलब्धियों के आधार पे भी हम देख सकते हैं। उपलब्धियों के आधार पे कहने का मतलब है कि परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियाँ भी स्टेटस को निर्धारण करने में सहायक सिद्ध होती है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप अर्जित परिस्थिति को भी 30 वर्ड में तैयार रख सकते हैं। हमने जो अर्जित परिस्थिति में पढ़ा है कि यह एक सामाजिक पद है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर अर्जित करता है, और इसके निर्धारण के आधार में ये सब देखें हमने, इसको लिखना है संपत्ति, व्यवसाय। देखिए सबसे पहला लाइन में आपको जो लिखना रहेगा 30 वर्ड में, आपको उस लाइन को लिखना रहेगा जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। यह एक सामाजिक पद है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर अर्जित करता है ना। और उसके बाद सेकंड लाइन में आपको लिखना रहेगा कि उसके आधार जो हैं, जो अर्जित परिस्थिति के आधार हैं, संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, राजनीतिक, सत्ता, उपलब्धियां आदि पर आधारित होती है। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं तो सेकंड लाइन में। और थर्ड लाइन में अगर आप लिखेंगे तो आप लिख दीजिएगा कि जो अर्जित परिस्थिति है इसका आधुनिक समाज में विशेष महत्व है। फिर उसके बाद अगर आपका जगह बचता है तो इसमें जन्म का कोई महत्व नहीं होता है, व्यक्ति के गुण एवं योग्यता का विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से आपका 30 वर्ड से मेरे ख्याल से ज़्यादा भी हो गया होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका इसमें पढ़ना रहेगा परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्वों के बारे में। देखिए परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्व, भूमिका के बारे में हमने नहीं पढ़ा है लेकिन इसमें दिया हुआ है परिस्थिति वाला टॉपिक में, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे उठाया है। जो परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्वों को हमें लगभग 60 वर्ड में तैयार रखना है ना। अगर 30 वर्ड में पूछा तो आप यहाँ से जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको उठा सकते हैं। 60 वर्ड में पूछा तो भी यहाँ पे जो कंटेंट पर्याप्त है। तो आइए यहाँ पे जो परिस्थिति और भूमिका के जो आवश्यक तत्व हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला जो लाइन है इसमें, समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों का निर्धारण। तो दोस्तों इस लाइन का आशय है कि संस्कृति को इसमें महत्व दिया गया है। संस्कृति ही तय करती है कि कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। ओके, तो ये जो है ये भी एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है परिस्थिति एवं भूमिका में। फिर उसके बाद हम दूसरा लाइन देखते हैं, इसे दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में समझा जाता है। ओके, तो ये लाइन स्पष्ट है दोस्तों, इसे दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में समझा जाता है। जैसे कि हम अगर शिक्षक की बात करें तो इनकी जो परिस्थिति है छात्र के संदर्भ में समझा जाता है। अगर हम नेता की बात करें, है ना,
तो इनका जो संदर्भ रहेगा वो अनुगामी, उनके जो फॉलोअर जो रहेंगे तो इनके संदर्भ में समझा जाएगा। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अलग अलग ढंग से निर्वाह। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि अलग अलग ढंग से निर्वाह कहने का आशय है कि परिस्थिति एवं भूमिका। कोई अगर परिस्थिति है, कोई अगर पद है, मान लो प्रधानमंत्री का पद है ना, तो प्रधानमंत्री के पद में आप सबसे पहले जो आपका प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद मोरारजी देसाई, है ना। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो वे सभी प्रधानमंत्री हुए हैं। सबकी परिस्थिति क्या थी, पद, प्रधानमंत्री का पद, लेकिन सबका कार्य करने का तरीका क्या था, अलग अलग था। उसी चीज़ को इसमें कहा गया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। ये वाला लाइन कहने का आशय है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है ना। कोई अगर शिक्षक है तो जो शिक्षक है वो किसी का पुत्र है या किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का भैया है ना, किसी का भाई है। तो इस तरीके से ये जो लाइन है, प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है, उसी चीज़ को कहना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। ये वाला लाइन स्पष्ट है कि परिस्थिति के साथ विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, अंडरस्टूड पॉइंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि समाज में कुछ परिस्थिति प्रदत्त होती है, कुछ अर्जित। ये भी हमने परिस्थिति के प्रकार में देखा है, तो ये वाला चीज़ भी आना आवश्यक था, क्योंकि हम इनके जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ रहा है कि एक व्यक्ति एक इस समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु सामान्यतः वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता है। ओके, ये वाला लाइन भी पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्वों को जाना। इसको हमें 60 वर्ड में तैयारी रखना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाने का ज़्यादा संभावना है। फिर भी यहाँ दिया हुआ है तो इस वजह से इसे हम छोड़ भी नहीं सकते। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे परिस्थिति के अंतर्गत जो हमने प्रकार पढ़ा, परिस्थिति के अंतर्गत जो दो प्रकार प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, तो उन दोनों के मध्य भेद क्या है, उन दोनों के मध्य अंतर क्या है, वहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है ना। उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। दोस्तों प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर, इसे हमें 60 वर्ड में तैयार रखना है। 60 वर्ड के लायक का प्रश्न बन सकता है, इसमें 60 वर्ड में तैयारी रखना है। चलिए हम इनके मध्य अंतर करते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है प्रदत्त और दूसरी तरफ लिखा हुआ है अर्जित। देखिए प्रदत्त में सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रदत्त परिस्थिति समाज द्वारा स्वयं व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ओके, समाज द्वारा स्वयं व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है। फिर उसी के सीध में जो आपका अर्जित परिस्थिति में अंतर आएगा कि व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है, समाज के द्वारा स्वतः प्राप्त नहीं होता है अर्जित परिस्थिति में। ओके, फिर उसके बाद दूसरा जो आपका लाइन है, इसमें स्रोत की बात की गई है कि प्रदत्त परिस्थिति का जो स्रोत है समाज की प्रथाएं, परंपरा एवं संस्कृति है। ओके, समाज की प्रथाएं, परंपरा एवं संस्कृति है। और अगर हम बात करें अर्जित परिस्थिति का स्रोत, तो स्वयं व्यक्ति को उसके गुण और योग्यता से प्राप्त होता है, उसके गुण, योग्यता, प्रतिस्पर्धा, इन तमाम चीज़ों से प्राप्त होता है दोस्तों इसमें। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि निर्धारण का जो आधार है, इसे याद रखिएगा। कभी अगर डिप गया तो आपको डीपली अगर पूछा क्वेश्चन तो निर्धारण का आधार अवश्य पूछा जा सकता है, मुझे लगता है। इसमें देखिए जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार इत्यादि, ये सब निर्धारण का आधार है इसका, प्रदत्त परिस्थिति का। अगर निर्धारण का आधार हम देखेंगे अर्जित परिस्थिति का, तो शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, गुण आदि हैं अर्जित परिस्थिति में। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अपेक्षित स्थायी आधार है, और इसमें अर्जित परिस्थिति में दिया हुआ है अपेक्षित परिवर्तनशील आधार है। देखिए प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत जो हमें मिलता है ना, हम किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, तो वो स्थायी हैं, है ना। अगर अपेक्षित परिवर्तनशील आधार है तो परिवर्तनशील आधार है कहने का मतलब है कि आप किसी क्षेत्र के एमएलए बन गए हैं। एमएलए यानी कि आप अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत एमएलए बन चुके हैं, और 5 साल बाद आपका क्या है, ये अस्थायी हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो वही चीज़ को इसमें कहा गया है, परिवर्तनशील आधार है या अस्थायी आधार है। फिर उसके बाद आता है आपका अनिश्चित है, और इसमें निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत अनिश्चित कहने का आशय है कि देखिए अनिश्चित कहने का मतलब जैसे कि आप किसी व्यक्ति के जन्म को लेकर हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति जो जन्म है उसका जो लिंग है ना, उसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, हम निर्धारण नहीं कर सकते। वो सुंदर होगा या फिर कुरूप होगा, हम निर्धारण नहीं कर सकते। इसीलिए प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत अनिश्चित शब्द को इसमें शामिल किया गया है, और निश्चित एवं स्पष्ट जो है आपका अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है, क्योंकि क्लियर रहता है उसमें आपको क्या चीज़ अर्जित करना है, क्या चीज़ अर्जित नहीं करना है। ओके, फिर उसके बाद आप इसमें देखिएगा नेक्स्ट जो अंतर है, इसका जो अधिक महत्व है आदिम परंपरागत समाजों में था प्रदत्त परिस्थिति का, और आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति का अधिक महत्व है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे लगभग 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट मतलब आपका 60 वर्ड में आराम से आ जाएगा। ओके, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, मान लो समाजशास्त्र में आपको किसी चीज़ का संबंध को लेकर पूछा जाता है ना, पूछा जाता है। जैसे हम इसी में बात कर लेते हैं
प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में संबंध। तो अभी हमने अंतर के बारे में पढ़ा है। ओके, अभी हमने अंतर के बारे में पढ़ा है। अगर संबंध पूछता है और आपके पास 60 वर्ड है तो आप उसे कैसे लिखेंगे? तो आपको ये लिखना रहेगा कि अंतर से ही आपको संबंध निकालना है। तो सारे इसमें जो आपके मेन इसमें जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को आपको लिखना है। पहला आप लिखेंगे प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत पहला लाइन, दूसरा लाइन भी प्रदत्त परिस्थिति में लिखेंगे, तीसरा लाइन भी प्रदत्त परिस्थिति का ही लिखेंगे। फिर उसके बाद चौथा लाइन से आपका जो है अर्जित परिस्थिति के बारे में लिखेंगे पॉइंट 2 करके। तो यहाँ से आपका जो है अर्जित परिस्थिति के बारे में लिखेंगे। इसमें भी अर्जित परिस्थिति के बारे में उनकी जो जैसा भी संबंध है या अंतर है उसे लिखेंगे। इसमें भी जो संबंध है या अंतर उसे लिखेंगे। फिर आपका जो लास्ट लाइन बचता है उसमें आप कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं किंतु व्यवहारिक दृष्टि से परस्पर पूरक हैं, है ना। तो ऐसा करके आप उसे कॉन्क्लूड कर सकते हैं। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के मध्य क्या संबंध है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आज हमने देखा परिस्थिति क्या है, परिस्थिति की अवधारणा स्पष्ट करें, है ना। उसके बाद परिस्थिति के प्रकार के बारे में देखा है। तो प्रकार को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, ये कि प्रदत्त परिस्थिति, दूसरा है आपका अर्जित परिस्थिति, है ना। उसके बाद हमने देखा है कि परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्व जो हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। 60 वर्ड में हमने लगभग उसे देखा है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि जो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति है इन दोनों के मध्य अंतर, और अंतर को देखने के बाद हमने इन दोनों के मध्य संबंध कैसे लिखना है उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भूमिका के बारे में। तो आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।